उसका एक लाइफ सपोर्ट हटा के आप उसकी हेल्प करते हो। इसे मर्सी किलिंग के नाम से भी जाना जाता है, और अगर सरल शब्दों में बोला जाए तो इच्छा मृत्यु। तो 2017 में एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था। एक्टिव यूथनेशिया में एक पेशेंट के कंसेंट की वजह से उसे एक लीथल ड्रग दिया जाता है जिससे उसकी हेल्प होती है। पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला गया था कि राइट टू लाइफ, जो आपका आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अग्रविजन चैनल में और आप देख रहे हैं कार्यक्रम विधि विचार, एक नई सोच, एक नई पहल। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ है लॉ स्टूडेंट्स जो कानून के पीछे के विचारों को आगे लाते हैं। चाहे बात हो कोई नए कानून की या कंट्रोवर्शियल जजमेंट की, हम करते हैं उसका एक एनालिसिस, डिस्कशन और आपके लिए लेकर आते हैं एक क्लियर कट ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम का विषय है यूथनेशिया और इंडिया की क्या पोजीशन है यूथनेशिया को लेकर। इसी के लिए आज हमारे साथ है शिवी गुप्ता, एक लॉ स्टूडेंट महाराजा अग्रसेन कॉलेज से। स्वागत है आपका। थैंक यू। तो शिवी, आपसे पहला सवाल है कि क्या आप हमें यूथनेशिया के बारे में, और जैसा कि हम जानते हैं कि दो तरह के यूथनेशिया होते हैं, पैसिव और एक्टिव, क्या आप दोनों को एक्सप्लेन और डिफरेंशिएट कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली यूथनेशिया एक मेडिकली असिस्टेड वे होता है जिसमें आप किसी भी इंसान को आइदर एक लीथल ड्रग के वजह से या फिर उसका एक लाइफ सपोर्ट हटा के आप उसकी हेल्प करते हो। इसे मर्सी किलिंग के नाम से भी जाना जाता है, और अगर सरल शब्दों में बोला जाए तो इच्छा मृत्यु। और जैसे आपने बोला, दो टाइप के हमारे पास यूथनेशिया होते हैं, एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया में एक पेशेंट के कंसेंट की वजह से उसे एक लीथल ड्रग दिया जाता है जिससे उसकी हेल्प होती है। और पैसिव यूथनेशिया में अब इंसान जो होता है इसमें टर्मिनली इल होता है, तो उसकी लाइफ सपोर्ट हटा के और आईवी ड्रिप्स या वेंटिलेटर हटा के हम उसकी हेल्प करते हैं। तो क्या आप हमें ये बता सकती है कि इस समय इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया लीगल है या पैसिव यूथनेशिया लीगल है? इस समय फ़िलहाल तो इंडिया में पैसिव यूथनेशिया ही लीगल है, एक्टिव इज़ इलीगल। तो जब हम पैसिव यूथनेशिया के लीगल होने की बात करते हैं तो हमारे सामने केस आता है 1994 का, पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें आर्टिकल 21 की बात हुई थी, जिसमें हम लाइफ और लिबर्टी की बात करते हैं और लिबर्टी में डाई विथ डिग्निटी की बात करते हैं, जिसमें कहा गया था कि वो आर्टिकल 21 के अंडर आता है। क्या आप इसके बारे में अपना ओपिनियन दे सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई और भी केसेस हो तो उसके बारे में भी हमें बताइए। हाँ बिल्कुल कात्यायनी। तो जैसा आपने बोला, हाँ 1994 के पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला गया था कि राइट टू लाइफ, जो आपका आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें राइट टू लाइफ को भी हम ऐड करेंगे। पर इस चीज़ को ओवर रूल कर दिया गया था 1996 में जियान कौर वर्सेस टफ पंजाब के केस में, जहाँ पे इसको ओवर रूल ही करा था, और साथ में आपका आईपीसी का सेक्शन 309 जो अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में बताता है उसको भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। उसके बाद 2011 में अरुणा शॉनबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पता है क्या हुआ कि पहली बार इंडिया में पैसिव यूथनेशिया का यूज़ हुआ। और फाइनली इन 2018 कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ना कि पैसिव यूथनेशिया को पूरे इंडिया में लीगल कर दिया गया, पर राइट टू डाई विद डिग्निटी को आर्टिकल 21 में दोबारा लाया गया। जैसे कि आपने बात की कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, तो इसी केस ने कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रोसीजर्स दिए थे पैसिव यूथनेशिया के बारे में। तो क्या आप हमारे दोस्तों को इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है? हाँ बिल्कुल। एट दिस पॉइंट हम सबको पता होना चाहिए कि पैसिव यूथनेशिया की गाइडलाइंस क्या है। तो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हमें कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो पेशेंट है उसे टर्मिनली इल होना चाहिए, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा समय से वेंटिलेटर पे चल रहा है। दूसरा, एक बोर्ड बनाई जाएगी विद बहुत सारे लोग, जिसमें आपके डायरेक्टर जनरल इन हेल्थ सर्विसेज, आपका एमिनेंट फिजिशियंस, आपके ज्यूरिस्ट, रिपोर्टर्स एंड दो एमिनेंट पीपल जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होके आते हैं, वो होगा। अब ये सब अपना केस सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे, और अंडर द डिस्क्रिशन ऑफ जजेस इसके ऊपर डिसाइड होगा कि वेदर वो इस रिक्वेस्ट को अलाउ करेंगे या रिजेक्ट करेंगे।
अच्छा शिवी, तो इन्हीं गाइडलाइंस के अंदर हमारे सामने एक नया शब्द आया था, लिविंग विल करके। तो क्या आप हमें लिविंग विल के बारे में बता सकती है और ये भी समझाइए कि लिविंग विल पैसिव यूथनेशिया से कैसे रिलेटेड है? बिल्कुल। आपको प्रॉपर्टी विल के बारे में तो पता ही होगा कि मरने से पहले कैसे इंसान अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करके जाते हैं, राइट? लिविंग विल भी कुछ इसी टाइप से, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आप एज अ ह्यूमन अपनी नॉर्मल एक विल लिखोगे जिसमें आप बताओगे कि आपको कैसे अपना क्रिमेशन चाहिए। आपको आगे जाके अगर आप सही एक बार को नहीं भी हो पाते तो क्या आपको पैसिव यूथनेशिया का इस्तेमाल करना है, नहीं या नहीं करना है, आप वो सब उसमें लिखते हो। और इन केस अगर इन फ्यूचर आपकी ऐसी हालत नहीं रहती है कि आप खुद ये मेडिकल अपने स्टाफ को दे सको, तो आपका नॉमिनेटेड रिजर्व पर्सन या आपका जो लीगल गार्जियन होता है, आप उसके थ्रू भी इस चीज़ को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अच्छा शिवी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी लॉ जब इम्प्लीमेंट होता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो क्या आप हमको पैसिव यूथनेशिया या यूथनेशिया के नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बता सकती है, स्पेशली इंडिया के केस में? बिल्कुल कात्यायनी। अब देखो, हर लॉ के प्रोज और कॉन्स तो होते ही होते हैं, राइट? तो पैसिव यूथनेशिया की भी कुछ ऐसी ही है। सबसे पहले इसमें आता है एक स्लिपरी स्लोप करके थ्योरी, जो बोलता है कि पहले जो चीज़ वॉलेंट्री चलती आ रही है वो बाद में जाके नॉन वॉलेंट्री भी हो जाती है। और कोर्शन तो है ही आपका, करप्शन इन मेडिकल फील्ड हो गया, फेक डॉक्यूमेंटेशंस हो गए, बायसनेस हो गया, और एक मेंटल हेल्थ का भी रीज़न होता है जो आजकल बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो जैसा कि आपने मेंटल हेल्थ की बात की, तो 2017 में एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था, तो वो यूथनेशिया और इन सब से कैसे रिलेटेड है, क्या आप बता सकती है? बिल्कुल। वैसे भी मेंटल हेल्थ केयर के बारे में तो आजकल सबको जानना चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्शन है, सेक्शन 115, जो बात करता है आपका अटेम्प्ट टू सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज करने की। अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा दबाव में आ रहा है कि उसे ये कदम उठाना पड़ रहा है, तो ये जुर्म तो नहीं हुआ ना। तो इसी के बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जिससे लोग ऐसे कदम ना उठाए और बात करे और ये अपने दिल की बात करे और अच्छे से रहे, इसके लिए ये ऐसा ही एक्ट आया हुआ है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी गुड एक्ट। शिवी, जैसा आपने पहले भी बोला था कि इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया इलीगल है, तो क्या आप हमें ऐसी कुछ कंट्रीज़ का उदाहरण दे सकती है जहाँ पे एक्टिव यूथनेशिया लीगल हो और उनके लीगल होने से वहाँ पे किस तरह के इम्पैक्ट पड़े हो? हाँ बिल्कुल कात्यायनी। तो आपकी यूरोपियन कंट्री जैसे नीदरलैंड्स हो गई, लक्समबर्ग हो गया, बेल्जियम हो गया, इधर एक्टिव यूथनेशिया अभी भी लीगल है। और नीदरलैंड्स तो पहली कंट्री है जिन्होंने अप्रैल 1, 2002 में इसको लीगल करा था। पर इम्प्लीकेशंस तो सबके ही होते हैं, और नीदरलैंड्स में भी हुए। 10% ऑफ द केसेस आज की डेट में एक्टिव यूथनेशिया के बारे में आते हैं, जहाँ पे मेडिकल स्टाफ की नेग्लिजेंस, करप्शन, कोर्जन, बायसनेस एंड पेशेंट के विल के अगेंस्ट उनको एक्टिव यूथनेशिया यूज़ करने पे मजबूर करा जाता है। थैंक यू शिवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें हमारे दर्शकों को यूथनेशिया के बारे में इतने अच्छे से समझाया। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का कार्यक्रम। जुड़े रहिए विधि विचार के साथ और सब्सक्राइब कीजिए अग्रविजन चैनल को।